इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विभिन्न पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। असल में जो हमारा पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, उसमें विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। किस लिए निर्भर करते हैं? जीवन के लिए और जीवन के विकास के लिए। तो इस पारितंत्र में क्या क्या चीजें हैं? स्थल मंडल है, वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं। वो सारे मिलकर एक वातावरण का निर्माण करते हैं और ये सारी चीजें मिलकर जीवों के विकास में मदद करती है। और ये विकास होता है ऊर्जा के जरिए। तो इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट है और जो उसके बेसिक एलिमेंट हैं, ये हमने इस स्लाइड में दिखाया है। इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या है? ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अगर हम एक मछली के जरिए इस उदाहरण को देखें तो यहाँ पे एक जीव है मछली, और ये फिश ढेर सारे मिलके इनका पॉपुलेशन यानी इन जनसंख्या का निर्माण होता है। और कई अलग अलग अगर जीव मिल जाते हैं तो कम्युनिटी का निर्माण होता है, और ये कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करती है। अगर हम पारितंत्र के घटकों की बात करें तो ये दो भागों में इसको बांट सकते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक मतलब जिसमें जीवन नहीं है, और जैविक का मतलब जिसमें जीवन है। तो जो अजैविक घटक है उसको तीन भाग में बांट सकते हैं। अगर हम भौतिक कारकों की बात करें तो इसमें तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और वायुमंडलीय दाब, ये सारी चीजें आएंगी। और अजैविक घटकों में अगर अकार्बनिक पदार्थों की बात करें, अकार्बनिक पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन मिस हो, कार्बन नहीं है, तो वो है जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। और कार्बनिक पदार्थों में जो महत्वपूर्ण है वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। दूसरी तरफ अगर हम जैविक घटकों की बात करें तो ये तीन भागों में इसको हम बांट सकते हैं। पहला उत्पादक, जिसमें हरे पौधे आते हैं। दूसरा उपभोक्ता, जिसमें जंतु, जीव जंतु आते हैं। और तीसरा अपघटक, सूक्ष्म जीव आते हैं, जो कि मृत्यु के पश्चात उन जीवों का अपघटन करते हैं, उनको तोड़ते हैं। अब ये जो जीवन है, जो जीव है, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला उत्पादक या स्वपोषी, प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स। तो ये ट्रॉप वर्ड जो है, ये इकोलॉजिस्ट के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है कि ये ट्रॉप्स है क्या। तो ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, पोषण। ये इकोलॉजिस्ट इसका प्रयोग बहुत बार करते हैं और ये उनके लिए बड़ा रोचक टर्मिनोलॉजी है, ट्रॉप्स। तो इसी ट्रॉप से मिलकर बना हुआ है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो उत्पादक है, जो अपना पोषण, जो अपना ट्रॉप खुद ही करता है। तो वो उत्पादक या स्वपोषी कहलाने वाले जीव क्या कौन से पादप हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स, पादप प्लवक। इसमें स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, डायटम्स, वॉलवॉक्स, ये सब आते हैं। और तालाब में जितने भी खरपतवार हैं, जैसे हाइड्रिला, रूपिया, मस्क घास, ये सारी चीजें ऑटोट्रॉप्स या उत्पादकों में आती हैं। ये जो ऑटोट्रॉप्स हैं ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, या इनको उत्पादक या स्वपोषी कह सकते हैं। ये किसी भी इकोसिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। जैसे मकान होता है ना, मकान में ईंटें होती हैं, ईंटों से मकान बनता है। वैसे इकोसिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स या उत्पादक या स्वपोषी। ये इतना महत्वपूर्ण होता है, इसको ध्यान में रखना बच्चों। अब हम बात करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स की। ये फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? एक तरह के ऑटोट्रॉप्स हैं, एक तरह के स्वपोषी हैं। और यहां आपको ध्यान रखना है कि जो फाइटोप्लैंक्टन है उसमें पौधे भी शामिल हैं और बैक्टीरिया भी शामिल हैं। इसमें पौधे भी शामिल हैं और बैक्टीरिया भी शामिल है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स के उदाहरण क्या है? साइनोबैक्टीरिया है, डायटम है, डायनोफ्लैगेटेट है और ग्रीन एल्गी।
ये सारी चीजें फाइटोप्लैंक्टन्स के उदाहरण हैं। ये हमने चित्र नासा से लिया है और ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है फाइटोप्लैंक्टन्स का। अब दूसरे जो उदाहरण हैं उत्पादक के बाद, वो है उपभोक्ता। उत्पादक जो अपना खाना खुद बनाता है, ऑटोट्रॉप्स। लेकिन ऑटोट्रॉप्स का एक उल्टा होता है, ऑटो का उल्टा होता है हेट्रो, जो अपना पोषण खुद न कर सके, जो अपना पोषण खुद न करे और पोषण के लिए वो क्या करे, उत्पादकों पर डिपेंड करे। तो इनको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर या हेट्रोट्रॉप्स। तो इनके छोटे उदाहरण क्या हैं, जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स ये तालाब में पाए जाते हैं। नेक्टन्स जो कि तैरने वाले जीव होते हैं, जैसे मछलियां। तरणक, इनको हिंदी में तरणक बोलते हैं। और तलहटी में रहने वाले जीव, इनको बेंथिक एनिमल्स कहते हैं, जैसे घोंघे। और ये जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, अपने जीवन के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैंने खोल के देखा उसमें। और ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स दोनों का रोल एक इकोसिस्टम में काफी अलग अलग होता है। अभी हमने जू प्लैंक्टन की बात की है, तो जू प्लैंक्टन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। ये जो छोटे छोटे जीव हैं, बहुत छोटे जीव, जू का मतलब होता है एनिमल, जून, जून से मिलकर बना हुआ है। जून क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। और प्लैंक्टन का मतलब होता है ड्रिफ्टर। तो ये जू प्लैंक्टन है। जू प्लैंक्टन ये कैसे हैं, वीक स्विमिंग एनिमल्स हैं, जो बहुत ही तैरने में जिनको दिक्कत होती है, और तैरने के लिए वाटर करेंट्स पर निर्भर करते हैं, पानी की धारा पर निर्भर करते हैं। तो ये जू प्लैंक्टन हेट्रोट्रॉप्स के उदाहरण हैं। आइए हम हेट्रोट्रॉप्स के कुछ प्रकार देखते हैं। 3 प्रकार के हेट्रोट्रॉप्स हैं। एक तो हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। दूसरा कार्निवोरस या ओमनीवोरस, दोनों एक ही नाम है। और फिर टेट्रीवोरस। हर्बीवोरस क्या है, जो प्लांट ईटर्स हैं, जो पौधों को खाते हैं। कॉर्निवोरस और ओमनीवोरस, कॉर्निवोरस क्या है, जो कि मीट या मांस खाते हैं, मांस का भक्षण करते हैं। और ओमनीवोरस मीट भी खाते हैं और पौधे भी खाते हैं। और डेट्रीवोरस क्या है, ये जब मृत्यु हो जाती है जीव जंतुओं की, तो उनका अपघटन करते हैं और उन पे निर्भर करते हैं। डेट्रीवोरस एक तरह के डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, अपघटक। और इनके उदाहरण है बैक्टीरिया और एक कवक। हमारा जो इकोसिस्टम है, उसके ठीक से चलने के लिए लगातार ऊर्जा प्रवाह की जरूरत होती है। और यही ऊर्जा जो है पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करती है, गतिमान बना के रखती है। और इसी प्रक्रिया को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। इस ऊर्जा प्रवाह को हमारी प्रकृति नेचुरल तरीके से कंट्रोल करती है। और इसी कंट्रोल करने की वजह से, नियंत्रण की वजह से, हमारे पूरे इकोसिस्टम में एक बैलेंस बना रहता है। और इस बैलेंस में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी, तो पूरे इकोसिस्टम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहां आप देख रहे हैं ना, सूरज से जो ऊर्जा मिली उसको प्रोड्यूसर्स या पौधों को मिला। तो ये जो ट्रॉपिक लेवल है, जो पोषण का स्तर है, ये पहला पोषण स्तर कहलाया। और यहां से ऊर्जा तो मिली, ये थोड़ी सी ही ऊर्जा होती है, ज्यादा ऊर्जा हीट के रूप में या बाकी रूप में चली जाती है वातावरण में। और फिर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से आप देख रहे हैं, इसको जो खाया, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स खाया, जो प्राथमिक उपभोक्ता खाया, जिसको हर्बीवोरस कहते हैं, उससे बनता है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। और सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के बाद इनको जो इनका जो भक्षण किया, उससे बनता है थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, कॉर्निवोरस। और इसके बाद सेकंड कंज्यूमर्स को जो खाते हैं, वो टर्शियरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। तो ये जो पोषण का स्तर हुआ,
उसको चौथा पोषण स्तर कहते हैं, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। और यहाँ आपको नीचे डेट्रीवरस दिख जाएंगे, जो कि इनके मृत्यु के बाद इनका अपघटन करते हैं। ये ऊर्जा का प्रवाह हम देख रहे हैं एक दिशा में हो रहा है। सामान्य तौर पे जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनको 4 लेवल में बांटा जाता है, और 5 भी दिखाते हैं कभी कभी, लेकिन स्टैंडर्ड 4 लेवल्स के रूप में दिखाते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल या पहला स्तर, फिर दूसरा स्तर, पहले स्तर में ग्रीन प्लांट्स हैं, फिर सेकंड ट्रॉपिक लेवल में हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवोरस है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में सेकेंडरी कार्निवोरस है, और उसके बाद जो सबसे ऊपर है एपेक्स प्रीडेटर्स, इसमें वल्चर है मतलब गिद्ध है, बाज है, शेर है, चीते हैं, और इनकी मृत्यु के बाद ये डिकम्पोजर्स इनका अपघटन करते हैं। तो यहाँ आपके मन में सवाल आया होगा कि ये जो आकृति बन रही है ये त्रिभुजाकार आकृति क्यों बन रही है, इसको भी बताएंगे। इसका ये बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। यहाँ मैं आपको कार्निवोरस प्लांट का एक और उदाहरण बताता हूँ कि कार्निवोरस सिर्फ जीव ही नहीं होते हैं, वनस्पतियां भी कार्निवोरस का होती हैं। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये दाहिनी तरफ में आप जो ये चित्र देख रहे हैं पिंक कलर का, ये अमेरिका में पाई जाती है। और ये फ्लाई ट्रैप जो होती है उसका फ्लाई का भोजन करती है। तो ये पादप जो है, ये पौधा भी कार्निवोरस का उदाहरण है। तो आप ये देख सकते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो सूरज है, लेकिन सूरज का बड़ा छोटा सा हिस्सा ही हमारे इकोसिस्टम में उपयोग में आ पाता है, और वो हिस्सा है 0.02%। सिर्फ 0.02% ही हमारे काम आ पाता है। और ये काम कौन करता है? पौधे करते हैं। बाकी जो ऊर्जा होती है वो इकोसिस्टम के बाकी हिस्से करते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि इकोसिस्टम में ऊर्जा और मैटर और एनर्जी दोनों का फ्लो हो रहा है। एनर्जी का भी फ्लो हो रहा है और मैटर का भी फ्लो हो रहा है, और ये पूरा एक चक्र बनाते हैं। और इसी का जो बैलेंस होता है वो हमारे प्रकृति को संतुलित भी करती है और उसे अस्थायित्व प्रदान करती है। लेकिन ऊर्जा जो है एक दिशा में, ऊर्जा का जो दिशा है एक दिशी है, यूनिडायरेक्शनल है। लेकिन जो मैटर है वो इकोसिस्टम में रिसाइकिल किया जा सकता है। मैटर माने जो तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक पदार्थ हैं। और इन पोषक पदार्थों का जो रिसाइकिल है उसी को बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है वो 3 प्रकार की होती है, और वाटर साइकिल जो जल चक्र होता है। तो कुल मिला के 4 चक्र हुए, वाटर साइकिल, और दूसरा न्यूट्रिएंट साइकिल में कार्बन साइकिल जिसमें कार्बन तत्वों का चक्र चलता है, दूसरा नाइट्रोजन साइकिल जिसमें नाइट्रोजन तत्वों का चक्र चलता है, और तीसरा फास्फोरस साइकिल जिसमें फास्फोरस एलिमेंट्स का चक्र चलता है। ये जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो 2 नियम से संचालित होता है, और इसे कहते हैं उष्मा गतिकी के नियम, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसके पहले नियम को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी इकोसिस्टम में न तो ऊर्जा का उत्पादन होता है और न ही वो नष्ट होता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। और इसी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये भी कहा जाता है कि जब ऊर्जा एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है तो अगले लेवल के लिए सिर्फ 10% ही उपलब्ध रहती है। बाकी जो 90% होती है उसका रूपांतरण दूसरी चीजों में हो जाता है। और जो इस ऊर्जा का जो नियम है उसका जो दूसरा नियम होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो ये कहता है कि जब ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है तो ऊर्जा का कुछ भाग वायुमंडल में चला जाता है।
ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया है कि एनर्जी फ्लो कैसे इकोसिस्टम में हो रही है, कैसे डायरेक्टली उत्पादक से दूसरे प्राथमिक उपभोक्ताओं को मिल रही है और बाकी हिस्सा हीट के रूप में चला जा रहा है वातावरण में। जो ये 10% का जो रूल है ये बनाया था रेमंड लिंडमैन ने। ये अमेरिका के इकोलॉजिस्ट थे, बड़े महान इकोलॉजिस्ट थे, और सिर्फ 27-28 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उन्होंने इतना महत्वपूर्ण नियम दिया था जो बताता है कि जो सबसे निचला स्तर है वहां से अगर ऊर्जा जाएगी तो सिर्फ 10% जाएगी, फिर उसके ऊपर उसका 10%, फिर 10%। तो इसी की वजह से ये जो स्तर बनते हैं ट्रायंगल, ये त्रिकोणीय बनते हैं, त्रिभुज की आकृति के बनते हैं, और अगर 3 डायमेंशन में ले लें तो पिरामिड के आकार का बनता है। ये ऊर्जा की जो कमी है सिर्फ 10% ही ऊपर पहुंचता है। पौधों से 10% प्राइमरी कंज्यूमर्स पे पहुंचा, और इस ऊर्जा का सिर्फ 10% ये सेकेंडरी पे पहुंचा, फिर इसका सिर्फ 10% टर्शियरी पे पहुंचा। तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह है इसको 10% रूल कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब सूरज से ऊर्जा प्रोड्यूसर्स में आती है, उत्पादकों में आती है, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नियम लागू हो रहा है। लेकिन उसके बाद बाकी जो हिस्से हैं उन सब में ऊर्जा का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लग रहा है, और यहाँ पे ऊर्जा जो है डिक्रीजिंग रेट ऑफ एनर्जी जाती है। तो यहां से मान लीजिए अगर ऊर्जा 1 लाख किलो, अगर मान लीजिए ये 1 लाख किलो कैलोरी के बराबर ऊर्जा है, तो प्रोड्यूसर्स तक सिर्फ 10% आएगी, मतलब 10,000 किलो कैलोरी। और ये ऊर्जा का 10% प्राइमरी कंज्यूमर्स तक आएगा, 1000 किलो कैलोरी। फिर इसका 10% सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर उसका 10% टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोलर टू केमिकल एंड हीट एनर्जी। ये है ऊर्जा प्रवाह का ये सिद्धांत आपके इकोसिस्टम में।